A very good morning students. I welcome you all on this YouTube channel. ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करिए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास में हम टॉर्क के ऊपर न्यूमेरिकल कर चुके हैं स्टूडेंट। अब हम इस चैप्टर के एंड में पहुंच चुके हैं जहां पे हम स्टूडेंट शुरुआत करेंगे एमसीजी या फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। देखिए स्टूडेंट, गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। गैल्वेनोमीटर क्या है? एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिससे आप करंट को मेजर कर सकते हो। सो अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और इन शॉर्ट स्टूडेंट एमसीजी। एमसीजी क्या है स्टूडेंट? इट इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस by which we can detect current, इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट ये आज हम ये आखिरी टॉपिक की शुरुआत कर लेंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, कैसे आप इससे करंट मेजर कर सकते हो। फिर स्टूडेंट दो टॉपिक और हैं इसके अंदर जो आते हैं स्टूडेंट, दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्टमीटर एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर। तो ये दो टॉपिक और इसमें हम करेंगे आगे चल के, उसके बाद स्टूडेंट ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं स्टूडेंट, आपने टॉर्क पढ़ा था, उसका फॉर्मूला बताइए जरा मुझे। तो आपको अगर याद हो स्टूडेंट, टॉर्क में हमने किया था टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। मैंने वहां पे लिखा था स्टूडेंट टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। मैंने आपको बताया था टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, जहां पे एम क्या होता है स्टूडेंट? एम मैग्नेटिक मूवमेंट होता था। एम मैग्नेटिक मूवमेंट होता था जो कि स्टूडेंट करंट और एरिया का प्रोडक्ट होता था, एरिया एनक्लोज्ड बाय दैट लूप। तो इसका मतलब स्टूडेंट एम में आई आना है। एम के अंदर क्या आएगा? आई। और यू कैन से स्टूडेंट टॉर्क और टाउ इज प्रोपोर्शनल टू करंट। टॉर्क जो है स्टूडेंट वो करंट के प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा टॉर्क होगी, या फिर आप कह सकते हो स्टूडेंट जितनी ज्यादा टॉर्क लग रही है इसका मतलब वहां पे करंट उतना ज्यादा है। तो स्टूडेंट वी कैन यूज दिस टॉर्क एज ए प्रोब। हम इसको एक प्रोब की तरह यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज दिस टॉर्क एज ए प्रोब टू मेजर द करंट। हम इस टॉर्क को, करंट को मेजर करने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम टॉर्क को मेजर करके स्टूडेंट एक तरीके से करंट को इंडिकेट कर सकते हैं कि वहां पे कितना करंट होगा। अगर टॉर्क लग रही है तो करंट जरूर होगा। तो हम इस टॉर्क को स्टूडेंट यूज करेंगे एज ए इंडिकेटर ऑफ करंट। और यही स्टूडेंट एक गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है, एक एमसीजी का प्रिंसिपल यही है स्टूडेंट। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? व्हेन a current carrying loop is placed in external field, it experiences a torque whose magnitude depends on the magnitude of current। तो स्टूडेंट यही इसका प्रिंसिपल है। देखिए एक गैल्वेनोमीटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जब आप किसी करंट कैरिंग लूप को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा स्टूडेंट वो अमाउंट ऑफ करंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो एक तरीके से स्टूडेंट जितना ज्यादा वो टॉर्क लगेगा उस पर, जितना ज्यादा वो घूमेगा, रोटेट करेगा, उतना ज्यादा मैं कह सकता हूं वहां पे करंट पास हो रहा है और मैं करंट को मेजर कर सकता हूं स्टूडेंट्स। आइए अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूं स्टूडेंट कि ये गैल्वेनोमीटर दिखता कैसे है और उसकी वर्किंग हम समझते हैं। ये देखिए, ये एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम है। कैसा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दिखता है स्टूडेंट वो मैंने आपको दिखा रखा है। ये इसकी मैं आपको कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं स्टूडेंट, ये कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं मैं एक एमसीजी की। मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, आप अपने कॉपीज में जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। देखिए सो स्टूडेंट्स, दिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ दिस कॉइल
मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ दिस कॉइल। देखिए कॉइल मैंने आपको दिखा रखा है स्टूडेंट, जिसके अंदर बहुत सारी टर्न्स हैं, इसके अंदर बहुत सारी टर्न्स हैं। और इस कॉइल को स्टूडेंट हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर रैप किया हुआ है, लपेटा हुआ है उसके ऊपर। अगर आप इसको स्टूडेंट साइड से देखेंगे, ये टॉप व्यू आपको दिखा रखा है, ये क्या है स्टूडेंट, दिस इज टॉप व्यू। लेकिन अगर आप साइड से उसको देखेंगे स्टूडेंट, साइड से अगर मैं इसको देखूंगा तो मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा। ये नॉर्थ पोल है स्टूडेंट, ये साउथ पोल है। और ये जो स्टूडेंट ये वायर है, ये जो कॉइल है स्टूडेंट, ये कुछ इस तरीके से इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, इस सॉफ्ट आयरन कोर का जो सिलेंडर है स्टूडेंट, उसके ऊपर इसको रैप कर रखा है हमने। ओके, नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, देखिए इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी असेंबली को स्टूडेंट दो पोल के बीच में रखा हुआ है। ये परमानेंट मैग्नेट्स के पोल हैं स्टूडेंट, नॉर्थ और साउथ। और इनको स्पेशली हमने डिजाइन किया है इस तरीके से कि ये एक रेडियल फील्ड बना सकें, एक रेडियल यूनिफॉर्म फील्ड वो वहां पे प्रोड्यूस कर सकें। इस तरीके से हमने उसको डिजाइन किया गया है। हमें रेडियल फील्ड ही क्यों चाहिए होती है, ये हम आगे देखेंगे स्टूडेंट। दूसरी बात, ये स्टूडेंट ये फ्री है रोटेट करने के लिए, क्योंकि इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ऑब्वियसली स्टूडेंट, जब इसके अंदर करंट पास होगा तो एक टॉर्क लगेगी और ये घूमेगा। तो स्टूडेंट इसको हमने पाइवोट कर रखा है इस पॉइंट के अबाउट, और ये फ्री है यहाँ पे रोटेट करने के लिए। ये जो सिलेंडर है स्टूडेंट, या फिर ये सॉफ्ट आयरन कोर है जिसके ऊपर ये कॉइल बांध रखा है हमने, तो ये फ्री है यहाँ पे रोटेट करने के लिए। ओके, सो स्टूडेंट नाउ वन मोर थिंग इज देयर, कि इसी पॉइंट पे जहां पे स्टूडेंट हमने कॉइल को रैप कर रखा है, जहां पे हमने इसको पाइवोट कर रखा है, उसी पॉइंट पे स्टूडेंट हमने एक स्प्रिंग भी बांध रखा है। ये एक स्पाइरल है स्टूडेंट, स्पाइरल फॉर्म में एक स्प्रिंग है वहां पे। और इस स्प्रिंग का काम क्या है स्टूडेंट, इस स्प्रिंग का काम है उसको काउंटर टॉर्क प्रोवाइड करना। काउंटर टॉर्क का मतलब क्या है, देखिए वो समझिए। जैसे ही स्टूडेंट आप दिस मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही स्टूडेंट यहाँ पे करंट पास होगा लूप के अंदर, इस स्टूडेंट इस कॉइल के अंदर जैसे ही करंट पास होगा तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगी। टॉर्क लगने की वजह से स्टूडेंट ये जो पॉइंटर है, ये जो पॉइंटर मैंने आपको दिखा रखा है, ये निडल जो है स्टूडेंट, ये रोटेट करेगी। टॉर्क लगेगी तो स्टूडेंट ये निडल भी क्या करेगी, ये रोटेट करेगी, इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। लेकिन स्टूडेंट ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के अंदर स्टूडेंट टॉर्शन प्रोड्यूस होगा, एक टॉर्शनल टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और वो टॉर्शनल टॉर्क स्टूडेंट इस एक्सटर्नल टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे स्टूडेंट टॉर्शनल टॉर्क का एग्जांपल देखिए, इसको मैं अगर ऐसे रोटेट करता हूं, ऐसे मैं इसके ऊपर रोटेट टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा हूं स्टूडेंट, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। इसके अंदर क्या आ गई स्टूडेंट, टॉर्शनल टॉर्क प्रोड्यूस होगी। और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो आपको वो टॉर्शनल टॉर्क दिखाई देगी। देखिए अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव किया स्टूडेंट, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। देखिए ये ऐसे घूम के वापस आया, तो ये टॉर्शनल टॉर्क है। अपोजिट डायरेक्शन में जो लगती है ये टॉर्शनल टॉर्क है। और जितना आप इसको स्टूडेंट, जितना आप इसको रोटेट करोगे, इसको टर्न करने की कोशिश करोगे, जितने एंगल से ये टर्न होगा उतनी ज्यादा वो टॉर्शनल टॉर्क वहां पे होती है। जो टॉर्क स्टूडेंट, मैग्नेटिक टॉर्क जो है, जो इस पे करंट की वजह से आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है हमने कॉइल, उसकी वजह से जो टॉर्क आ रही है स्टूडेंट, वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में टॉर्शनल टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ओके, तो स्टूडेंट ये अपनी जगह पे एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक ऐसा जगह आ जाएगी स्टूडेंट, एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब ये जो स्प्रिंग है स्टूडेंट, इसकी जो काउंटर टॉर्क है वो एग्जैक्टली बैलेंस कर देगी जो टॉर्क स्टूडेंट उसके अंदर करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रही है। तो मैग्नेटिक टॉर्क को टॉर्शनल टॉर्क एक पॉइंट पे जाके बैलेंस कर देगी, और वो स्टूडेंट आपकी जो है वो रीडिंग हो जाएगी वहां पे। वो निडल जो है स्टूडेंट, अब वो हिलेगी नहीं, वहां से मूव नहीं करेगी, वो एक पॉइंट पे जाके वहां पे रुक जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। क्योंकि उस पॉइंट पे स्टूडेंट जितना टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड और करंट की वजह से लग रहा था स्टूडेंट, उतना ही टॉर्क ये स्प्रिंग लगा रहा होगा, एक काउंटर टॉर्क, और दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और नीडल जो है स्टूडेंट वो स्टेबल हो जाएगी, वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी और वो एक पर्टिकुलर रीडिंग को शो कर रही होगी। ओके, तो ये स्टूडेंट इसकी कंस्ट्रक्शन थी। आइए अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मुझे बताइए, अगर इस लूप के अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, इफ आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप और कॉइल, थ्रू द लूप और कॉइल, और स्टूडेंट इसकी मैग्नेटिक फील्ड सपोज B है,
बी इज द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ओवर हेयर, जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट वो बी दे रखा है, एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स आपको यहाँ पे दे रखी है, और ए स्टूडेंट ए जो है ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इन लूप का, स्टूडेंट लूप ने जो एरिया इनक्लोज कर रखा है वो ए है। तो बताइए मुझे इसके ऊपर टॉर्क कितनी लगेगी, मैग्नेटिक टॉर्क। सो स्टूडेंट मैग्नेटिक टॉर्क ये मैं इसलिए नाम दे रहा हूं स्टूडेंट, मैग्नेटिक इसीलिए नाम दे रहा हूं ताकि आप इसको टॉर्शनल टॉर्क से अलग पा सकें, इसको डिफरेंशिएट कर सकें स्टूडेंट आप टॉर्शनल टॉर्क से, इसीलिए मैंने इसका ये नाम दिया है। सो मैग्नेटिक टॉर्क विच इज एक्टिंग ड्यू टू दिस करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कितना लगेगा स्टूडेंट, क्या फॉर्मूला था, टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b, इसका फॉर्मूला होता था टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b। तो स्टूडेंट यहाँ पे m मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट को मैं लिख सकता हूँ करंट इनटू एरिया, सो I इनटू a और b और साइन थीटा। लेकिन स्टूडेंट अभी भी इसमें एक कमी है, क्योंकि ये एक लूप के लिए स्टूडेंट अगर n लूप्स हैं वहां पे, क्योंकि n टर्न्स है ना, तो n लूप बनेंगे तो n से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टॉर्क कितना आ गया, NIAB साइन थीटा। अब देखिए अब आती है बारी यहाँ पे रेडियल फील्ड की। रेडियल फील्ड क्यों ली थी स्टूडेंट, यहाँ पे रेडियल फील्ड इंश्योर करती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ दिस लूप। यू कैन से ये स्टूडेंट हमेशा इसका जो प्लेन होगा उसके पैरेलल बनी रहे मैग्नेटिक फील्ड, इसका हमेशा कोई ना कोई एक पार्ट जो है स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड का वो इस लूप के प्लेन के पैरेलल रहे। अगर इसके पैरेलल होगा स्टूडेंट वो, तो उसकी वजह से पैरेलल अगर होगा तो इसका मतलब स्टूडेंट उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर होगा m की वैल्यू तो आप यहाँ पे साइन 90 लिख सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पे आप लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज पैरेलल टू द plane of coil. This implies theta is equal to 90 degree, that is m and b are perpendicular to each other। तो स्टूडेंट इसीलिए आप रेडियल फील्ड यूज करते हैं ताकि m और b हमेशा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रह सकें। अगर वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे m और b, तो फिर आप यहाँ पे स्टूडेंट साइन 90 लिख सकते हैं, साइन 90 1 हो जाएगा, और टॉर्क जो है स्टूडेंट वो आपका कितना आ गया, टॉर्क कम्स आउट टू बी, अगर मैं साइन 90 यहाँ पे लिखूंगा तो वो आ जाएगा स्टूडेंट NIAB। सो टॉर्क कम्स आउट टू बी NIAB, ये मैग्नेटिक टॉर्क आ गया। तो आपको समझ आ गया रेडियल फील्ड इसीलिए है ताकि वो उस लूप के प्लेन के पैरेलल हो सके, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो सके। अब बात करते हैं स्प्रिंग के रोल का। देखिए स्प्रिंग का क्या रोल रहेगा, स्प्रिंग क्या करेगा, जैसे ये रोटेट होगा, जैसे स्टूडेंट ये रोटेट करना शुरू करेगा तो स्प्रिंग जो है वो एक काउंटर टॉर्क उसको प्रोवाइड करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। और हमारे पास ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट टॉर्शनल टॉर्क का, टॉर्शनल टॉर्क ये प्रोपोर्शनल होती है स्टूडेंट, टॉर्शनल टॉर्क प्रोपोर्शनल होती है थीटा एंगल के, मतलब जिससे आप उसको रोटेट करते हो उस थीटा एंगल के प्रोपोर्शनल होती है। अगर ये थीटा एंगल से रोटेट किया अगर ये स्प्रिंग, तो टॉर्क जो है स्टूडेंट टॉर्शनल टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू दैट थीटा, जितने एंगल से ये रोटेट होगा उतनी ज्यादा टॉर्क बढ़ती जाएगी। तो स्टूडेंट जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं स्टूडेंट, हम टॉर्शनल कांस्टेंट। दिस इज टॉर्शनल कांस्टेंट के, और इट इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू के थीटा। अब देखिए स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जब ये रोटेट करेगा तो जो मैग्नेटिक टॉर्क है स्टूडेंट, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मैग्नेटिक टॉर्क जो है स्टूडेंट उसको बैलेंस कर देगा ये टॉर्शनल टॉर्क और मैग्नेटिक टॉर्क दोनों बराबर हो जाएंगे, ये उतना काउंटर टॉर्क प्रोवाइड कर देगा जितना आपका मैग्नेटिक टॉर्क लग रहा है। और उस मोमेंट पे स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं when torsional torque balances the magnetic torque, I can write student k theta is equal to NIAB। पहले जो एक्सप्रेशन किया था स्टूडेंट टॉर्क का उसमें मैंने क्या लिखा था, टाउ इज इक्वल टू NIAB। अब दोनों टॉर्क बराबर हो गए हैं तो इसीलिए मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया।
तो k थीटा इज इक्वल टू NIAB। यहां से स्टूडेंट आपका जो थीटा आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू NIAB बाय k, और यू कैन से स्टूडेंट दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू, दिस इज अ कांस्टेंट स्टूडेंट, NAB बाय k। NAB बाय k जो है स्टूडेंट ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, और साथ में ये करंट बच गया। ये जो है स्टूडेंट नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बी मैग्नेटिक फील्ड, और के जो है स्टूडेंट टॉर्शनल कांस्टेंट, ये सारी वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है। गैल्वेनोमीटर के लिए क्या है स्टूडेंट, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो एक कांस्टेंट है गिवन गैल्वेनोमीटर के लिए। इसीलिए मैं कह सकता हूं स्टूडेंट द टोटल डिफ्लेक्शन थीटा इज व्हाट, डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल। तो डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू करंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास रिलेशन आ गया स्टूडेंट की, जो डिफ्लेक्शन है उस निडल की पॉइंटर की, वो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। और यही हमारा प्रिंसिपल था स्टूडेंट, जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी स्टूडेंट उतना ज्यादा करंट होगा। और हम इस डिफ्लेक्शन को स्टूडेंट एक प्रोब, एक हथियार की तरह यूज कर सकते हैं करंट मेजर करने के लिए। सो आई कैन से स्टूडेंट जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगी। अब इसका यूज क्या है स्टूडेंट, गैल्वेनोमीटर का यूज होता है स्टूडेंट छोटे से छोटे करंट को भी मेजर करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस होता है, इससे हम स्मॉल करंट भी मेजर कर सकते हैं। और स्टूडेंट हम एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर की तरह काम करवा सकते हैं, एक एमीटर की तरह इसको यूज कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज एमीटर टू मेजर करंट, एंड गैल्वेनोमीटर कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए वोल्ट मीटर। इसको ही एक वोल्ट मीटर बना सकते हैं हम, जो कि स्टूडेंट वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज होता है। तो ये इसके दो यूज हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, एक गैल्वेनोमीटर की दो और कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए पर्टिकुलर होती हैं, और वो है स्टूडेंट करंट सेंसिटिविटी और उस गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी। स्टूडेंट सबसे पहले करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब स्टूडेंट थीटा, डिफ्लेक्शन का मतलब है थीटा। सो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, पर यूनिट करंट। एक यूनिट करंट के लिए स्टूडेंट कितना वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, वो उसकी करंट सेंसिटिविटी होती है स्टूडेंट। अगर मैं करंट सेंसिटिविटी लिखता हूं, देखिए करंट सेंसिटिविटी CS इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, थीटा बाय आई, थीटा बाय आई। और थीटा का हमने फॉर्मूला देखा था, थीटा का फॉर्मूला क्या था, थीटा का फॉर्मूला था स्टूडेंट NAB, थीटा का फॉर्मूला था NAB बाय K इंटू आई। और स्टूडेंट आई से आप डिवाइड कर रहे हो इसको, इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी CS इज इक्वल टू NAB बाय K। तो इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी जो है स्टूडेंट वो एक कांस्टेंट है उस गैल्वेनोमीटर के लिए, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ दैट लूप, मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टूडेंट दिस टॉर्शनल कांस्टेंट। तो अगर आपको करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है स्टूडेंट, तो सबसे अच्छी बात यह है, सबसे आसान बात यह है कि आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दीजिए। नंबर ऑफ टर्न्स जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा करंट सेंसिटिविटी होगी। तो स्टूडेंट टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी जस्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n, जस्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n। आप n की वैल्यू को बढ़ा दीजिए, आपकी करंट सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाएगी स्टूडेंट। दूसरी बात देखिए स्टूडेंट, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो जैसे मैंने करंट सेंसिटिविटी डिफाइन किया है, ऐसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी भी डिफाइन कर सकते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। एक यूनिट वोल्टेज जब आपने अप्लाई की है स्टूडेंट उस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, जब यूनिट वोल्ट आप सप्लाई कर रहे हो, तो उस पे उसकी नीडल ने कितना डिफ्लेक्शन शो किया है स्टूडेंट, वो क्या होगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन, this is defined as deflection, that is theta per unit voltage। तो स्टूडेंट अगर मैं V वोल्टेज मान लेता हूं, तो जो आपकी ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है स्टूडेंट VS, वो हो जाएगी थीटा बाय V, दैट इज स्टूडेंट NAB बाय K। थीटा की वैल्यू कितनी है, NAB बाय K इंटू आई डिवाइड बाय V। तो स्टूडेंट ये वोल्टेज सेंसिटिविटी आ गई, वोल्टेज सेंसिटिविटी आ गई। और अगर आप I बाई V देखें तो ओम्स लॉ से आप लिख सकते हैं I बाई V इज नथिंग बट स्टूडेंट्स दिस इज 1 बाय R। I बाई V किसके बराबर होगा, 1 बाय R के बराबर होगा। और स्टूडेंट मैं इसको लिख सकता हूं NAB बाय K इंटू R, NAB
बाय के इंटू आर, ये स्टूडेंट वोल्टेज सेंसिटिविटी के बराबर है, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कॉइल, जो कॉइल आपने यूज किया स्टूडेंट उसका रेजिस्टेंस है आर। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, जो आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और आपके सीबीएसई के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कैन वी इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे स्टूडेंट मैंने आपको कहा कि करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से, तो सेम मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्टूडेंट कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हो तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी? तो स्टूडेंट आंसर होगा नो। इसका आंसर क्या होगा कि क्लियर नो, याद रखोगे, नो आंसर होगा इसका, नहीं होगा स्टूडेंट। क्यों नहीं बढ़ेगी? आपको यहाँ पे तो दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़नी चाहिए? नहीं बढ़नी चाहिए स्टूडेंट। क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? क्योंकि जब आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे स्टूडेंट तो उस वायर की, जो आपने वायर यूज किया है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। जो आप स्टूडेंट ये जो कॉइल यूज कर रहे हो, जब आप उसकी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो जो उसकी लेंथ है स्टूडेंट, जो आपने वायर रैप किया है उसकी जो लंबाई है स्टूडेंट वो बढ़ जाएगी। और रेजिस्टेंस जो होता है स्टूडेंट वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो जब आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हो स्टूडेंट तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है सेम प्रोपोर्शन में। और आप कह सकते हो जितना नंबर ऑफ टर्न्स से आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ना था स्टूडेंट, उतना ही आपका रेजिस्टेंस की वजह से कम हो जाता है। इसीलिए जो आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है वो अनचेंज्ड रहती है, सेम रहती है। तो स्टूडेंट आप याद रखो इसको, ये नोट डाल के, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इफ यू इंक्रीज n is number of turns, then R increases, जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट वो इंक्रीज कर जाएगा, R increases in same proportion, R increases in same proportion so that voltage sensitivity remains same, तो स्टूडेंट आप एक और बात कह सकते हो, एक दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हो कि इफ करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए एमसीजी, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की अगर करंट सेंसिटिविटी आप इंक्रीज कर रहे हो तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट वोल्टेज सेंसिटिविटी विल आल्सो इंक्रीज। वोल्टेज सेंसिटिविटी जरूरी नहीं है कि वो भी आपका बढ़े अगर आपका करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा तो, क्योंकि स्टूडेंट करंट सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न से बढ़ सकता है और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स के ये प्रोपोर्शनल नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से आपका रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ जाता है और जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है स्टूडेंट वो सेम रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब स्टूडेंट, इफ योर करंट सेंसिटिविटी इज इंक्रीजिंग देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट वोल्टेज सेंसिटिविटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग।